नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का सवर अभी भी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया और शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसुर पुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चिटकनी को खुलने का अवसर आया। लतिका कमरे की देरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तो तुमने तेल के लिए करीमुद्दीन को से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घटन घिराई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा की पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी, हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ बैठिए ना, कुछ देर बैठिए ना मैडम। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे याद ही नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया और वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है ना। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादल का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी और फिर धीरे से उसने सर को झटक लिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगे बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया।
गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुड़ा दी। इनसे पूछा, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए? मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोम्पा और चाइकोस्की के कॉम्पोजिशन बजाएंगे। फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी। उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फेस कर लेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ कर दें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह भी ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थी, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों में स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा। तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए, और दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वे हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई सी हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गईं और भीतर कमरे में पर्कोलेटर में कॉफी पीने का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यह बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 साल से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी तो कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस वर्ष बर्फ जल्दी गिरेगी लगता है। अभी से हवा में एक सर्द खुशकी सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का स्मरण सुने? ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड के एक नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं और क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उस समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूम में आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम सा दब गया। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा और तब उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी को कुछ गर्म बूंदे उसकी साड़ी पर छलक गए। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पे एक उन्दा रीतापन घिराया। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट से आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोम्पा का नॉक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही है। लतिका को लगा कि जैसे कहीं दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजाने देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। लतिका आम चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार
अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश स्वर में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्ष बाद तो वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शहर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में ही नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों की ओर को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती थी तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती। उसके कारण उसने अपने ऊपर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति की संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा। उसकी टांगे फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ दूर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झड़की सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठाकों से उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलॉसफी कहने की आदत है। डॉक्टर टेरेस की जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई बेहतर काम करने को मौका नहीं मिलता? हजारों मील अपने मुल्क से दूर यहाँ पड़ा हूँ, कौन जानता है मुझे यहाँ शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना कितना खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझे में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी में बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास ही नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है किसी समय लतिका बिना नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ कह नहीं सका, किंतु उस रात कौन जानता था कि वापस नहीं लौटेगा वह। अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी, खोखली सी शून्यता भरी। कौन कौन गिरीश नेगी? अरे वही, कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट उसके आगे कुछ नहीं कह पाया। ह्यूबर्ट उसके आगे कुछ नहीं कह पाया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासपद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य नहीं था? लतिका? वह तो बच्ची है पागल, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के से झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहुत पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया।
अच्छा चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। स्कूल में ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी है। उसने खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत किटकिटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से ही उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ से उसके बाल खिजाब कर लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गईं। इतनी बर्फ थी मैम साहब की पेड़ों की टहनियों पर सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है, लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यही था। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया। करीमुद्दीन उदास भाव से देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही थी, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। अब छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मैम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है। करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मैम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपक रहा था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब वह काफी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यहाँ मौसम नहीं रास आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे। वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह अपनी मूक निरीह याचना से उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न पाती है, ना उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहकर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही। वह गुमसुम ही शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह याद नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने पर लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कप कपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड में इतना नहीं होता कि 2 महीने तक उसके लिए हवाले कर दे वह कमरा। हर साल कमरे में ताला ठोक कर चली जाती है। वह तो पिछले साल गुसल खाने के भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी वह बीमारी का बहाना करके अपने डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका के कंधों से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए खिड़की के पास आकर खड़ी। बाहर छत की ढलान से
बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से उन्हें कोई देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गईं। उसे जितने काम याद आते उतना ही आलस घना हो जाता। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं, जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही हैं उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से उबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती सो बाद में सुधर जाती। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे में जाती और कभी उसमें। नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव से पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही? तब वह क्या कहे? डिंग डोंग डिंग, स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुस्लखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट। कंटोनमेंट की जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेस्ड और द मीक फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते स्वर में स्मरण ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे में घुसुर-पुसुर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हूँ। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों के बीच को पीछे धकेला। बेंच फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाते हुए पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भुरकुटियां चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जमाई ली। कब तक यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती है और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहता है। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में खुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफेद चोगे के भीतर कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो क्या होगा? लेफ्ट मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117, फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कॉयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। क्वायर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुदकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा अब उसका जूड़ा ढीला पड़ गया, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंखें बचाकर लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट के यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद आ गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे को एक झलक पाने की विफल चेष्टा की।
इतने पीछे से कुछ देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। पीठ काइंडली लाइट, संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अबाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्ती का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा में आता हुआ सुनाई दे रहा था। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों में सिमटता हुआ आसपास घिराया, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया कि अचानक उसने आंखें खोल दी। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के पड़े पहाड़ी सूखी हवा और हवा से झुकी हुई वीपिंग विलियर्स की कांपती टहनियां। वहीं पर ग्रीश एक हाथ में मिलिट्री की खाकी हेट लिए खड़ा, ऐसा लगा लतिका को। चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो, जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोअर, यह नाम उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए? लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरती। सोचा था कभी कहूंगी, वह कभी कभी नहीं आया। लतिका सुनो, ग्रीश का स्वर कैसा हो गया। ना, मैं कुछ नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो ग्रीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट, लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ खड़ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका का निमेश भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्न प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही हैं। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था। मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंद लेती और फिर सो जाती। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। पहाड़ों के बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी से भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा, वीपिंग विलेज की भीगी शाखाओं से धूप चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बचे कुछ क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलगपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओसपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से तो मिस लतिका ही रह रही हैं। और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते? डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ ही नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती है, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है। कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा सर। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ
रब से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे, किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकती उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी। पियानो के संगीत के सुरहुई के छुई मुई रेशों के भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मंदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। आज चैपल में जो उसने महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। ह्यूबर्ट ने सोचा, मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतर खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों से कांपती छायाओं में कोई पगडंडी में गुम हो गया। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने से डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ, और तो बात कुछ नहीं। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल से जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों के देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की को और जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं हल्का सा गुलाबी होया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर रहे गए। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं ना मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है। यहाँ रुककर भी क्या करूंगा? आप स्कूल की ओर जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा से बह निकलते। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई और वह धीरे धीरे हांफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री की दाई की ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक आ जाती थी। उससे सटी पहाड़ियों पर चढ़कर वह बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी जिनकी। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुमला सा गया, माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। कल रात आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आपने कैसे जाना कि मैं अस्वस्थ हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में कुछ हल्की सी खींच थी कि सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्या बात शुरू करते हैं। नहीं, मुझे पता नहीं चला, वह तो करीमुद्दीन ने सब बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया? वह सुबह आए थे, उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती, हमेशा दो बात कहते हैं एक दूसरे से उल्टी। कहते थे कि मुझे इस बार 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन मैं ठीक हूं तो भला इसकी क्या जरूरत? ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के
निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सोच पूछो तो दिल्ली में यूं 2 महीनों की छुट्टियां काटना दुभर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला हुआ था, जिसकी दूसरी ओर मिलिट्री के टैंक कंटोनमेंट की ओर जा रहे थे। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अंधमुदी सी खुली रह गई, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया हो। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न दोहराया। बहुत अरसा पहले मैं एक बार दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी। ना जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिल पर हमने नीचे झांका था। ना जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे खिलौनों से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे, क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल सुस्ताने लगे। मिस लतिका, आप कई छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पहले साल अकेलापन अखरा था, पर अब आदी हो चुकी हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है, रात को देर रात तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे, और वे भी इस बात को जानते हैं कि वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती हैं और सब लोग अपने अपने घरों में वापस लौट आते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिट पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी बकवास कर रही है। मुझे माफ करना ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट धीरे से बोला। चलते चलते रुक गया। लतिका चौंक पड़ी। क्या बात है? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे वापस लौटा दे। समझ ले कि मैंने कभी लिखा ही नहीं था। लतिका कुछ समझ ना सकी। दिग्भ्रमित सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो। मिस्टर ह्यूबर्ट, लतिका से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। फिर चुपचाप दोनों स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोज, पगडंडिया, पत्ती, छाया, छोटा सा दीप, मानो कोई घोंसला सा 2 हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अजली टहनियां, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे रहे थे। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते थे। मिडोज के बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिबन सा लगता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाते हुए चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सिलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के 2 पेड़ों से घिरी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्करपारों के खेत के एक दूसरे के नीचे बिछ जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर ने लेटे हुए आकाश की ओर ताकते हुए कहा। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई थी। आपका घर भी वहीं जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या कभी आप वापस वर्मा जाने की नहीं सोचते?
सोचने से क्या होता है मिस वुड, जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ कर उम्र काटनी पड़ेगी? लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपना देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी सा पाओगे। डॉक्टर ने सिगार को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की तो बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ की कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी भी उबेगा तो कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उच्छृंखल, लापरवाह और सन की समझते हैं, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है। ना जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ना जाने या जाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, उसे याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह ना होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से उनका गोला और सिलाइयां निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ थोड़ा चौड़ा कॉफी का डब्बा उठाया। उसमें अंडों को सैंडविच और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस में प्यालों में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा। वह कोहनी पर सिर टिकाए सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैलकर मुड़ गया, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडॉज में बिखर गए। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडॉज का अलसाया ऊँघता सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों पर से उड़कर नाले के किनारे आकर बैठ जाता। किंतु जंगल में कभी खामोशी नहीं रहती। इतने में लतिका को जूली दिखाई दी। जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए लतिका ने कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पे देर तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर शोपा का नॉक्टर्न बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही हो। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखों में कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह अब भय में परिणत होने लगा था। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाकर हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांपकर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा था। थैंक यू मैम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तह में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हुआ। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद और फक रह गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है ये? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल से उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली के क्लब के किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती ही रहती हैं। उसने उस पर विश्वास नहीं किया। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होठ कांपे। उसकी आंखों में निरह याचना का भाव गिराया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टी के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे को देखा। कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही। अब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूँ? उसने अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने। शायद जूली का यह प्रथम परिचय उसे अनुभूति से, जैसे जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोज कर संभाल कर अपने में छिपाई रहती है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी तो यही लगा था जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंदे कुछ सोच रही थी। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वह भूलना भी चाहती है,
लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी चीज को उसके हाथों से छीने लिए चला जा रहा है। पिकनिक कुछ देर तक यूं ही चलती रही, किंतु बादलों की तह एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडॉस के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीबोगरीब चीजें बटोर लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए था, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर मोटी सी बेत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों से नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी ब्लिश्त की भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़क 3-4 फलांग की चढ़ाई पर थी। लतिका हाफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई खत्म होने को आती नहीं। डॉक्टर ने अपने कंधे से लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथ में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद हो सके। पिकनिक के तुम कहाँ रह गए थे डॉक्टर? दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग, मेरा मतलब है मिस वुड के पास। मुझे लगता है कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। क्या कहती थी? लतिका थर्मस से कॉफी मुंह उड़ेलते हुए बोली, शायद कुछ कहती थी, लेकिन बदकिस्मती से बीच में मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान वे जब दोनों बातें कर रहे थे उनके पीछे मिडॉज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांज की वृक्षों की कतारें अंधेरे में डूबने लगी। मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिन से मुझे संदेह हो रहा था कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा और उसने प्रतीक्षा की कि शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु वह चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, किंतु मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वे एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम कोई भ्रम तो ना रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कहने का साहस नहीं हुआ। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। लतिका निश्चल सड़क पर खड़ी थी। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टार्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह रह रहकर पत्ती सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया। वे दोनों फिर चलने लगे। लतिका और डॉक्टर चल रहे थे। लतिका को याद आया कि हर साल सर्दी की छुट्टियों में पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं, कुछ दिनों के बीच इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, फिर बर्फ के दिनों की, और जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में फिर उड़ जाते हैं। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर लतिका को नहीं मिला। लतिका अचानक हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका हुआ डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा थपेड़ों से धकेल देती थी। डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गईं। जब लतिका अपने कमरे में आई तो उस समय कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप से गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मैम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी। मैं चला आता। ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा रहा, और जब वह गायब हो गए तभी उठा। करीमुद्दीन के कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलिए को उतारा और लैंप की शीशियों की गर्द पहुंचने लगा। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने के लिए कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापिस आकर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया।
ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों पर कुंजी लगा दी। मानो दिन भर आंख मिचौनी खेलते हुए उसने अपने कमरों में दैया को छू लिया था। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक जाते थे, दरवाजे चटकने लगते, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे दरवाजा खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों की कुछ शब्द, सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर रात तक कच्ची नींद में वह लैम्प का धीमा सी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन भांग बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता, फिर सहसा आवाजें धीमी पड़ जाती। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर की जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई। कॉरिडोर में अंधेरा था। 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट अपना सिर रख रहे थे। उसकी एक बांह जंगल के नीचे लटक रही थी, दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट! डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंचाए। कमीज का कॉलर उल्टा हुआ था। टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हुई। उसका सिर चकराने लग गया। ह्यूबर्ट गाना गाने लगा, गुनगुनाने लगा। ह्यूबर्ट, प्लीज प्लीज! डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवारों पर उन तीनों की छाई डगमगाने लगी। ह्यूबर्ट फिर गुनगुनाने लगा। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में घुसती रही। ह्यूबर्ट! डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया, फिर अपने गुस्से पर ही खींच सी आई। वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगी। कुछ बात नहीं ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। ह्यूबर्ट को कमरे में पहुंचाकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतार ली। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट ने उस कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर डॉक्टर के आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं जल्दी मर जाऊंगा? कैसी बातें करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छोड़कर धीरे से ह्यूबर्ट से गुड नाइट कहा। गुड नाइट ह्यूबर्ट, अब लेट जाओ। गुड नाइट डॉक्टर। गुड नाइट ह्यूबर्ट, लतिका ने भी कहा, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले हुए बादलों की परतें जब कभी गहरी हो जाती, तब उनके पीछे चांदनी भुजती हुई सी नजर आती। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के एक बार में उन्हें देखा। मैं ना पहुंचता तो ना जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीजों के घर और जाना था। नीचे अपने क्वार्टर में उठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन में झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता की ओर और भी अधिक घना बना रहता था। कभी ऊपर मोटर रोड किसी कुत्ते की रियायत सुनाई पड़ा जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं, जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उसे चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगती थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया। जैसा कि आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है। यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते नहीं हैं। लतिका कुछ खो सी गई। यह तो आपको फादर आलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर।
डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे की लेयरिंग में सटी रही। हवा के चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियां, अखबारों और रद्दी का ढेर लगा दिए थे, वे सब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंके से इधर उधर बिखरने लगे। लतिका ने लैंप उठाया और कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते उसने देखा जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली सी रेखा दरवाजे से बाहर खिंचाई। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चले आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और फिर धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर उसे रख दिया। तो यह कहानी थी परिंदे, जिसके लेखक है निर्मल वर्मा।